अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद नाजरीन। जहां पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं जो इश्यूज खवातीन से रिलेटेड होते हैं। एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, कई चीजें आ रही होती हैं जहां पर खवातीन को बहुत सप्रेस किया जाता है। और उसके अलावा ये कि उनके हकूक नहीं बताया जाता। हकूक तो क्या, उनको इतना कमजोर बना दिया जाता है कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का तशद्दुद कर देते हैं और उस तशद्दुद के खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाता। यहाँ तक कि कभी कभार खवातीन खुद भी उठा नहीं सकती हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो जाएं। कोई ऐसे एनजीओज हैं जिनका उनको मालूम नहीं होता कि वो वहां जाकर अपनी आवाज उठाएं। जहां तक देखा जा रहा है ये तशद्दुद क्यों होता है, ये तशद्दुद फर्स्ट ऑफ ऑल तो होना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो पिछले दिनों कुछ आई भी थी ऐसी सिचुएशन कि जिसपे औरतों के तशद्दुद के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ पर इस चीज को घरेलू मसाइल के तौर पर रखा जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है। खैर, बात जहां पर हो रही है तशद्दुद की, तो आज स्पेशली इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन है। तो औरतों के खिलाफ जो तशद्दुद है उस पर आज दिन है जो मनाया जा रहा है। आसान अल्फाज में ये औरतों के लिए डे है, ये खवातीन के लिए डे है कि जहां पर भी तशद्दुद हो रहा है उसके खिलाफ आपने बात करनी है और उसके खिलाफ आपने आवाज उठानी है। और ये दिन इसलिए होते हैं कि जिनसे शुरुआत हो सके, एटलीस्ट आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि देखिए ये एक तो मुसलमानों के लिए क्या, इंसानियत के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान को जानदार को तकलीफ देना, यहाँ तक कि एक पौधे को या एक जानवर को भी तकलीफ देना सही बात नहीं। तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, तो उसको तकलीफ इतने आराम से कैसे दी जाती है। औरत तशद्दुद स्टार्ट होता है पहले वो अपने जब माँ बाप के घर होती है तो वहां पर कभी भाई उस पर जुल्म कर रहा है, कभी बाप के हाथ से जो है वो थप्पड़ खा लेती है। उसके अलावा ये कि आगे चले तो जब शादी होती है तो वहां पर शौहर साहब उन पर जुल्म कर रहे हैं। और शुरुआत कहां से होती है, कभी वो सास के थप्पड़ खा रही है, कभी देवर के और कभी शौहर के थप्पड़। और इतनी छोटी छोटी बातों से शुरू होते होते बात पहुंच जाती है कि कभी औरत को जला दिया जाता है तो कभी उसे मार दिया जाता है। और कई ऐसे वाकयात होते हैं जो शायद आप लोगों की आंखों से गुजरे भी ना हो। ये तो वायलेंस ऐसा है जो सख्त किस्म का है कि अगर एसिड फेंक दिया जाए और को जला दिया जाए, ये इतना सख्त किस्म का है कि इसके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आराम से लोग बच जाते हैं। क्या ये घरेलू जिम्मेदारी हो जाती है? क्या ये घरेलू प्रॉब्लम्स हैं? ये घरेलू प्रॉब्लम्स नहीं है, ये माशरे के प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर ये क्यों नहीं देखा जाता कि माशरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन करेगा, कौन यहाँ पर होगा। इतना तो खैर आज हम आपको बता सकते हैं कि आज के दिन हम इसके खिलाफ बात करेंगे और हम अपनी खवातीन को आगाह करेंगे कि अब किस तरह से वो एम्पावरमेंट खुद हासिल कर सकती है, किस तरह से खुद ताकतवर हो सकती हैं। और आज इसी वाले से हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट होंगे और यहीं पर लेंगे ब्रेक पर उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ ही रहें। पाकिस्तान की लाखों खवातीन हैं पुरएतमाद क्योंकि वो जानती हैं सर्द और खुश्क मौसम में अपनी जिल्द की हिफाजत का राज। गोल्डन पर्ल मॉइस्चराइजिंग लोशन का व्हाइटनिंग फॉर्मूला जो आपकी स्किन में फौरी जज्ब होकर जिल्द बनाए नरम और मुलायम बिना किसी चिपचिपाहट के। गोल्डन पर्ल, बी कॉन्फिडेंट। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। जैसे कि नाज़रीन, आज आपको पता है कि आज दिन है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस ऑन वुमेन। और स्पेशली इसी बारे से हम बात करेंगे कि आज तो दिन है कि आज खवातीन जो है वो स्पेशली उनका दिन है कि जो भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो भी उनके तशद्दुद हो रहा है, उसके खिलाफ बात की जाए, उसके खिलाफ बात भी करना, उसके खिलाफ कहीं आप कभी नेबर में कोई देख रहे हैं कि किसी पे जरा सा भी तशद्दुद है या रास्ते में कोई लड़कियां जाते हुए किनको कोई तंग कर रहा है, उन सबके खिलाफ आपने ही स्टेप उठाना है। क्योंकि जब तक आप कुछ कहेंगी नहीं खवातीन, जब तक पता नहीं चलेगा कि कहां कहां पर जुल्म हो रहा है।
इसी हवाले से हम बात करेंगे। हम आपको कानूनन भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। हम विक्टिम से भी मिलाएंगे कि कौन तशद्दुद का शिकार हो चुका है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इससे साइकोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, हमारे साथ मौजूद है हिप्नोथेरेपिस्ट रोविती मलिक, जो आपको इसके इफेक्ट्स बताएंगी इसके हवाले से, और हमारे साथ विक्टिम भी मौजूद है मेमुना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रोजी, आपके कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ मेमुना है, इनके साथ बचपन में ही एक ट्रेजेडी हो चुकी। थोड़ा सा हम आएंगे कि एक तो आज का दिन, इस हवाले से हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ आज के दिन नहीं, जिन जिन खवातीन को पता चल रहा है कि आज का ये जो वायलेंस कहीं पर हो रहा है, तो वो आज से ही उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले कि जो स्टार्ट होता है कि ये तशद्दुद बढ़ क्यों जाता है? तशद्दुद इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बर्दाश्त करने वाले बर्दाश्त किए चले जाते हैं। जो कुछ हमारे साथ होता है उसकी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर आयद होती है। इसकी वजह लाइल्मी समझ लें कि बाज़े वक्त जो है, बाज़े वक्त वालिदैन तक तशद्दुद कर रहे होते हैं, बाज़े वक्त के बाज़े बच्चे यतीम होते हैं, फुप्पी ने पाला, चचा ने पाला, हर तरह से उनके साथ फिजिकल या मेंटल अब्यूज उनके साथ होता है। औरतों को कमजोर शुरू से ही बना दिया जाता है इसकी वजह से। एक तो कुदरती तौर पर भी जिस्मानी तौर पर औरत कमजोर है, तो इस वजह से उनका दब जाना या डर जाना बहुत ही कन्वीनियंट है एक मर्द के लिए। फिर उसके बाद सर्टन सेक्सुअल अट्रैक्शंस, क्योंकि बहुत से लोग सेक्सुअली भी अब्यूज होते हैं, और बहुत सी खवातीन को इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है और कंसिस्टेंटली गुजरना पड़ता है। और हैवानियत इस कदर इस मामले में बढ़ चुकी है क्योंकि वही जो केओटिक दुनिया फैल रहा है, शैतान हर तरफ, तो उसमें लोगों के जो है होशो हवास, सगे रिश्ते और करीबी तरीन रिश्ते बाप तक के एविडेंस हैं हमारे पास कि वो अब्यूसिव बिहेवियर उनका बेटियों के साथ भी हो जाता है, जो कि रेयर है बट इट डज हैपन। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है और यहाँ पर भी होता है। उसमें एक फियर का एक फैक्टर आता है कि उनको डराया बहुत जाता है, और एक तो उनकी जिस्मानी कमजोरी होती है कि वो जिस्मानी तौर पर इतनी ताकतवर नहीं है कि वो फाइट बैक कर सकें या अपने आप को बचा सकें, और दूसरी चीज होती है कि खौफ उनको और कमजोर महसूस कराता है, जबकि कमजोर है नहीं, कमजोर है नहीं। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर हम आते हैं आगे। बिल्कुल, हाँ। ताकि तुम अपना ये कंटिन्यू जब रखोगे तो आगे आएंगे। अभी तो सिर्फ उसकी इनिशियल डिस्कशन चल रही है कि होता क्यों है। अच्छा, साइकोलॉजिकली जब इंसान अपने आप को कमजोर समझने लगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जब उसने अपने आप को कमजोर समझे वो कमजोर हो गया। मैंने कहा कि जो कुछ हमारे साथ होता है हम उसके खुद जिम्मेदार हैं। कभी कभी लाइल्मी होती है, लोगों को अपने हकूक का पता नहीं, खवातीन को अपने हकूक का पता नहीं है। दूसरी बात कि खवातीन में बर्दाश्त की कुव्वत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसा कहीं पर नहीं देखते हैं कि कोई औरत तेजाब फेंक रही है। हालांकि फेंक सकती है आराम से, हाँ फेंक सकती है, या फिर उसको जला भी सकती है मर्द को, हाँ, लेकिन ऐसा हम देखते वो नहीं करती नहीं, लेकिन वो नहीं करती है। हाँ। एक उसके अंदर रहम दिली बहुत ज्यादा होती है, नर्म दिल होती है। मैं ये नहीं कहती कि सारी दुनिया की औरतें नर्म दिल, बाज़ें बड़ी सख्त किस्म की भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो नर्म दिल होती हैं, और उनमें कुव्वत बर्दाश्त कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ज्यादा रखी है। ठीक है। अब कुव्वत बर्दाश्त का मतलब ये नहीं है कि आप कुव्वत बर्दाश्त का मतलब वजह ये है अल्लाह ने इसलिए दी है कि वो माँ है, उसको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ खिदमत करनी पड़ती है अपनी औलाद की, उसकी ब्रॉटअप के लिए। ये क्वालिटीज जरूरी हैं औरत के अंदर होने। ये क्वालिटीज होंगी तो वो अपने बाकी के काम जो है वो अपनी सलाहियतों के साथ प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो जिम्मेदारियों की तरफ जाने की जगह वो हर चीज को बर्दाश्त करना शुरू कर देती है, वो चीजें भी जो उसको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहाँ पर जो, क्योंकि मैं मेमुना की तरफ भी आना चाह रही हूँ कि वो कौन लोग होते हैं, वो कैसे साइकोलॉजिकल उनको क्या प्रॉब्लम होता है कि वो औरतों पर तशद्दुद करते हैं, या वो एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी भी कोई भी हरकत मार डालते हैं या कुछ भी कर गुजरते हैं। ये कौन लोग होते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो भी किसी तरह से भी अननेसेसरीली एग्रेसिव हो रहा है उसमें किसी किस्म की इनसिक्योरिटी है। ये ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल इशू है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। तमाम दुनिया के इंसानों में कोई ना कोई छोटी मोटी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती ही है। कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी वैसे ही आपका रोने का मूड हो जाता है बगैर वजह के, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल अंदर से कभी महसूस हो रहा होता है सैडनेस, कभी आप बेवजह खुश होते हैं, कोई लोग बाइपोलर हो जाते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, टेम्पररी होते हैं एंड दे गो अवे विद टाइम। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा सख्त
तबीयत के होते हैं, वो मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि वो इनसिक्योर होते हैं। शैतानियत ज्यादा जैसे कि होती है। समझ लो कि जो सांप है उसको अगर अपनी मरने का खौफ होता है, इस वजह से वो अटैक करता है और डंग मारता है। अगर उसको बिल्ली है, उसको ऐसा आपके घर का जो पेट है, आप उसको प्यार करें, आपकी गोद में भी बैठेगी, कुछ भी, वो इस कदर अपने आप को रिलैक्स, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं होती आपसे। वो जानवर जो इनसिक्योर होगा, ये क्योंकि इंसान में एक हैवानी वो है, हैवान है एक, ठीक है, और इंसान का दर्जा उसको इसलिए मिला है रूह होने की वजह से, वरना जिस्मानी तौर पर तो एक जानवर है, ठीक है। तो जानवरों में भी तुम देखोगी तो एटीट्यूड जो तुम्हारा पालतू होगा वो तुमसे इनसिक्योर नहीं है, डरता नहीं है, वो तुम्हारी गोद में भी बैठ जाएगा। और जो बाहर का है वो जो है वो तुमसे खौफजदा रहेगा और भागेगा, दूर रहेगा, या फिर तुम पे अटैक कर देगा। अच्छा, थोड़ा सा मैमूना की आते हैं पास्ट की तरफ। मैमूना, आप 10 साल की थी जब आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया एक मोहल्ले के बच्चे ने। मोहल्ले में मतलब एक नेबर में रहते थे, वो भी नेबर में रहते थे और हम लोग भी नेबर में रहते थे, और दूसरे जो बच्चे थे वो भी जाहिर सी बात एक स्ट्रीट में रहते थे। तो बस भाई से और ना कुछ गली के लड़कों से उस लड़के की ऐसी मुंहमारी हुई, कोई मार वो भी नहीं हुई। तो वो जब वो गली से वो रहता था रेंट पर एक्चुअली स्ट्रीट में, जब वो मतलब जब उससे थोड़ी मुंहमारी वगैरह हुई वो छोड़ के चला गया। उसके बाद जब हम लोग तकरीबन 10-15 दिन बाद हम लोग 13 अगस्त की रात को बेडशीट्स वगैरह खरीदने के लिए गए, मैं और मेरे भाई, जिनसे वो हुई थी बातचीत, वो वाले नहीं, मुझसे जो बड़े वो वाले मेरे साथ गए थे, जिनसे मुंहमारी हुई थी उनकी, वो नहीं दूसरे वाले भाई, हम दोनों छोटे थे। लेकिन लड़ाई किस बात हुई थी कुछ पता नहीं, कुछ भी ऐसी कोई खास लड़ाई नहीं थी, बस बैठने पे कुछ ऐसी वैसी लड़कों के साथ हुई थी, कोई मेरा भाई अलग से लड़ाई नहीं हुई थी, सबकी एक साथ हुई थी लड़ाई की। उन्होंने घर छोड़ दिया, 15 दिन बाद वो दोबारा आया। 15 दिन बाद मतलब उसने देखा वहाँ, पहले वो शायद देखता होगा कहाँ ये बच्चे जाते हैं कहाँ नहीं जाते, तो वो हमें 13 अगस्त की रात को 2002 में उसने हमको फॉलो किया। फॉलो करते हमें फ्लैट के पीछे, फ्लैट की तरफ आया। फ्लैट की तरफ जब आया, उसने जब एसिड थ्रो किया ना, तो मेरे भाई पे भी वो हुआ और दूसरे बच्चों पे हुए। तो मेरे भाई ने जब मुझे बोला कि यहाँ से चलो, तो मैंने उसका हाथ छुड़ा के पीछे देख लिया, वो मेरे पीछे ही खड़ा हुआ था और उसने फेंक दिया। उसने एकदम ऐसे करके फेंक दिया एसिड। उस समय मैं छोटी थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एसिड होता क्या है। दैट टाइम आई वाज थिंकिंग इट्स अ हॉट वाटर। मुझे इस चीज का बाकी रियलाइज नहीं था कि एसिड है, और एसिड से इतने बुरा इफेक्ट भी पड़ जाते हैं, मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मतलब ये कि 10 रुपए में किसी की भी जिंदगी जो है वो इस तरह खराब कर सकते हैं। ये एसिड मिलता क्यों, मुझे ये बात समझ नहीं आती। पहले तो ये ऐसे लोगों पर सबसे पहले तो इन लोगों को पकड़ना चाहिए जो एसिड बेचते हैं। मतलब आप अपने बाथरूम धोने के लिए कोई आप और चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपको एसिड ही इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत से ब्रेन ओपनर्स आ गए और बहुत सारी चीजें तो काफी फैसिलिटीज हो गई हैं, मान ले तो काफी सब कुछ आ गया, उसके बाद इतनी सारी फैसिलिटी, इसको तो सख्ती से इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि 10 रुपए में किसी की कोई कमाई भी नहीं होती होगी। देखो, पाकिस्तान में लाकानूनियत बहुत ज्यादा है और इस तरह के हैजर्टियस टॉक्सिक किस्म की चीजें जो हैं, जो कि हाईली डेंजरस हैं फॉर ह्यूमन लाइफ और एनी क्रीचर्स लाइफ, उनका जो मिलना है उसकी वजह यही है कि यहाँ पर किसी किस्म का लॉ नहीं, कानून नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि मासेस में गरीब लोग ज्यादा हैं। गरीब लोगों का बाथरूम साफ करने के लिए एसिड यूज करना बहुत ही कॉमन है। जिस चीज की डिमांड होती है वो मार्केट में होती है, अगर लॉज को सख्ती से बंद ना करे। जो दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली, तो एसिड एक कन्वीनियंट और सस्ता तरीका है आपको अपने जो है सफाई वगैरह करने के लिए, जिसको वो बहुत, लेकिन गरीबों में ही सबसे ज्यादा ये उन एरियाज में, मासेस में ही सबसे ज्यादा ये चेहरे पर फेंका जाता है। ठीक है, अच्छा, अब वो बच्चा, उसने देखो कि छोटे अपने से बच्चों को टारगेट किया जो उनसे कमजोर थे, क्योंकि ये एक इनसिक्योर बिहेवियर है। जब इंसान पता नहीं कितना वो साइकोलॉजिकली वो आया, मतलब 15 दिन बाद 15 दिन तक प्लान करता रहा, वो प्लान करता रहा कि मैं कैसे बदला लूं या मैं क्या करूं, और फिर उसने पूरा प्लान करके डिसाइड किया, उसने पूरा नोटिस किया, गौर किया, और ये बहुत ही सीवियरली, हेवीली साइकोलॉजिकली अपसेट माइंड की निशानदेही है, क्योंकि कभी कभी इंस्टेंटली इंसान गुस्से में आके कोई एक्ट कर जाता है। अच्छा, कुछ उस बच्चे के बारे में आपको पता है कि वो जो लड़का था, मतलब छोटा नहीं था, 15-16 साल कितना था? नहीं 30 तक तो होंगे जब मैं बड़ी उम्र का था, छोटे बच्चों को, और फिर छोटे बच्चों को टारगेट किया क्योंकि आसान था। तो वो क्या करता था, मतलब वो कौन था? मैं तो उस वक्त खैर छोटी थी, मुझे इस चीज का नहीं पता। जब मैं मतलब बड़ी हुई तो मैंने अम्मी से जब मैं सवालात करती हूँ, जाहिर बात है मैं देखती हूँ, तो उस टाइम तो होश नहीं था। मैं कहती अम्मी क्या है, वो कौन था क्या नहीं, अम्मी ने कोई नहीं, तुम इस चीज में रखो, बस ऐसा हुआ था। और जो ना वो तो कंपनी में जाए काम करता था,
कंपनी गारमेंट्स कंपनी में काम करता गारमेंट कंपनी में करता था, लेकिन वो वो पकड़ा गया। जी। वो अरेस्ट हुआ था बिल्कुल, और उसको जब वहां पर जब वो उसके एक्चुअली उसके खुद के ऊपर भी आया था थोड़ा बहुत। जब वो जिस हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचे सिविल में, तो हमारे उसको नहीं पता था हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे, वो समझते हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, पर उन्होंने हमें लेने से मना कर दिया था, ये पुलिस कैसे नहीं वो लेंगे। खुद भी वहां पर पहुंचा हुआ था। वहां भी पहुंचा हुआ था अपना ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, उसके ऊपर भी गिरा था, खुद के ऊपर भी गिरा था। तो जब वहां पर आया तो मेरे भाई ने और दूसरे जो बच्चे अफेक्ट हुए थे उन्होंने पहचान लिया कि इसी लड़के ने हमारे साथ किया था। फिर लड़कों ने, नेबर के सारे लड़कों ने उसको पकड़ लिया, मारा, फिर पुलिस आई, अरेस्ट किया उसको। फिर जब हुई तो उसको 7 साल का मतलब सजा बताई गई। सजा बताई गई। ये बता छूट गया वो भी छूटा गया, मतलब 7 साल उसने डे और नाइट मिला के 7 साल। हाँ, तो ये एक नया एक कानून है। ये ऐसा ही होता है, ये सारी दुनिया में है। हाँ। कि जितनी सजा होती है उसको डे एंड नाइट मिलाकर तो 50% हो जाती है सजा, और उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते। यस, लॉ की परेशानी तो है ना हमें, हमारे पास कानून में बहुत तहस नहस हुआ कानून है। कॉन्सिक्वेंसेस एक क्राइम के देखें कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया, और उसकी सजा जो थी उस हिसाब से बहुत कम थी। और अगर वो वापस सोसाइटी में जाता है, जो कि एक साइकोपैथ है, जो प्लान करके, देखो मैंने कहा ना कि 2 तरह से लोग अटैक करते हैं, पता नहीं आगे और क्या क्या प्लानिंग करें। बाजे लोग होते हैं गुस्से में छुरी निकाली या कुछ किया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उनको इंस्टेंटली होश नहीं रहा, और वो फ्यू मोमेंट्स के लिए अपने जहनी जो वो क्या होता है तवाजुन को, होशो हवास को नॉर्मल स्टेट से बाहर आ गए, और उनको पता नहीं चला उनसे ऐसा हो गया। ऐसा हो जाता है कभी कभार गुस्से में, इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने को कहा जाता है, इसलिए गुस्से को हराम कहा जाता है कि गुस्सा करना। तो बात यह है कि वो गुस्से में एक इंस्टेंट करना और एक प्लान करके करना, ऑर्गेनाइज तरीके का काम जो है वो अक्सर तुमने वो अंग्रेजी फिल्में देखी जिसमें वो साइकोपैथ किलर्स दिखाते हैं, बहुत प्लान। दे आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट पीपल एंड दे कैन हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे समझ में नहीं आती कि इस तरह के लोगों को खास ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है, अलग सेग्रीगेट कर देने की जरूरत होती है सोसाइटी से, कि वो इस तरह की हरकत, क्योंकि इतनी प्री प्लान हरकत हो जाना ये बहुत ही खौफनाक अमल है जो कि दोबारा दोहराया जा सकता है। क्योंकि अगर उसको उस सजा की तकलीफ का भी एहसास नहीं होगा 3 साढ़े 3 साल में, अरे नो बिग डील, तो हो सकता है कि वो अगली दफा और केयरफुल होकर सजा से बचने के भी पूरे प्रॉपर इंतजाम करके कि अब अगली दफा उस पर भी छींटे ना पड़े, बिकॉज ये तो वो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपने एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल को सोसाइटी में छोड़ दिया है। Yes. अच्छा मुझे बताओ यमुना कि आपके अपने मतलब खुद पर्सनैलिटी पे कुछ चेंजेस आए, क्या क्या हुआ, किस तरह से अब तुम अपने आप को, किस तरह से तुम अपने आप को संभाल रही हो? नेचुरल सी बात है, जब मतलब मेरे साथ शुरू में ये इफेक्ट हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ मेरे साथ हो गया है। मुझे ये नहीं पता था, मैंने कहा ना कि एसिड होता है कि एसिड मतलब इतना होता है कि इतना इफेक्ट कर जाता है कि आपकी लाइफ तो क्या आपकी चेंज ही हो जाती है बिल्कुल। जब भी मतलब मैं जब 3 मंथ बाद मैं घर पर आई, एडमिट 3 महीने कंटिन्यू 3 महीने हॉस्पिटल में रही। जब मैं घर पर आई तो मैं जब शाम नहा के निकलती थी तो मैं कहती थी, मैं देखती थी, अम्मी कहती थी तुम क्यों देख रही हो, मुझे मतलब देख जाने नहीं देते थे मुझे कि मिरर के पास ये जाए, इसको कहीं अपना होश आवाज ना खो बैठे, कुछ ना हो जाए। तो उसके बाद जो मैंने क्या करा, अम्मी इधर उधर हुई, एक दफा मैंने देख लिया, मैंने कहा होगा जो देखा जाएगा। देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया है कि मैं वही हूँ। फिर जब ये मेरी टीचर को मतलब बतला चला, स्कूल की टीचर्स को, ये बच्ची नहीं आ रही, पता करो ये बच्ची क्यों नहीं आ रही है, इसने तभी एडमिशन लिया 9th में, क्योंकि प्रॉब्लम्स साइंस में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जब स्टूडेंट नहीं आते तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो जब उनको टीचर को मेरे बारे में पता चला, तो जब मैं उनके पास, उन्होंने कहा कि मिलने के लिए आओ मेरे साथ, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आप ट्रीटमेंट वगैरह करा है? मैंने कहा ट्रीटमेंट हो रहा है पर इतना एक्सपेंसिव है कि वी कैन अफोर्ड। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम मुसरत मिसबा बाजी के बारे में बताया, जानती? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानती। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ वहाँ पर और मालूमात करो, इन्फॉर्मेशन लो। मैंने डीप्लेक्स कॉल की, डीप्लेक्स बहादुराबाद, तो उनको अपने सारा कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले आइएगा, फाइल बना के आके चली जाइएगा। उसके बाद 3 दिन बाद ही मेरे पास कॉल आ गई कि मुसरत बाजी आई हैं, अब आके मिल लें। तो जब मैं गई तो मतलब वहाँ पर और भी सारी, यकीन करें इतनी सारी लड़कियां थी, खुशी हंसी बोल रही हैं, गुनगुना रही हैं, मतलब मुझसे भी ज्यादा केस हैं। आप देखें तो बाजी के पास इस वक्त काफी सारा 400 तक तो पेशेंट हैं इस वक्त हैं पेशेंट। तो मैं वहां जाके मैं ऐसे बैठी हुई देख रही थी, तो मैंने कहा हर कोई मतलब, मैंने कहा लगता नहीं इन लोग से जैसे कुछ हुआ इन लोगों को। तो जब मैं जाहिर बात है मुझे तकरीबन
1 दफा गई, 2 दफा गई, 3 दफा गई, मैं भी उनके साथ सेट हो गई, मैं भी हंसने बोलने लग गई। जब न्यू पेशेंट आने लग गए ना, वो मेरी तरह थे, खामोश तबीयत के, चुप रहने वाले। मैंने कहा, फिर मैंने पता स्टार्टिंग में क्या कहा, मैंने कहा आप जो ये खामोश हो ना, अभी आप 1-2 चक्कर और लगाओगे ना, तुम हमारे साथ सेट हो जाओगे। और तुम्हें जीने की एक और उम्मीद आ गई, उम्मीद आ गई। तो फिर मैंने जो है ना यहाँ से 9-10 किया, 9-10 मेरा इनकम्प्लीट था, मैंने 9-10 किया साइंस ग्रुप से, माशाल्लाह। फिर मैंने बाजी से कहा कि मुझे कंप्यूटर सीखने का बड़ा, मुझे स्टडी का मतलब इस चीज में बहुत पढ़ाई का शौक था। हाँ। तो मैंने बाजी से कंप्यूटर का, मैंने कहा बाजी मुझे जो ना इस कंप्यूटर सीखना, बाजी ने कहा कि तुम मतलब जो कुछ भी सीखना सिर्फ तुमने मुझे इन्फॉर्म करना है, देन आई विल पे एवरीथिंग। ठीक है। तो मैंने उनको कंप्यूटर का, उन्होंने मुझे कंप्यूटर कोर्स करवाया। फिर मेरी जब से मतलब मैं इस ट्रेजेडी से जब गुजरी थी ना, तो मैं जब पेशेंटों को ऐसी तकलीफ में देखती थी ना, मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं एक नर्स बनूंगी और इंशाल्लाह एक मतलब अच्छी नर्स बनूंगी। जिनके बाज नर्स ऐसी होती है, यकीन कर उनको नहीं हर्ट होता, नहीं ख्याल रखते। हाँ। नहीं हर्ट होता उनको, मतलब ऐसे वो पेशेंट को उठाएंगे, ऐसे डाल देंगे। मुझे इस चीज का अंदाजा है क्योंकि मैं उस फील्ड से गुजरी हूँ। तो फिर मैंने एक दफा मैं बैठी हुई थी बाजी के साथ, बाजी ने मुझे कराची आई में बुलाया, बाजी ने कहा कि ना, तो मैंने कहा बाजी मेरे को आपसे बात करनी, मैं एक्चुअली नर्सिंग का कोर्स करना चाह रही हूँ। वेरी नाइस। तो फिर तुमने नर्सिंग का कोर्स कर रही हो? अभी ज्वाइंट है मेरा, अभी 2 मंथ्स हुआ है, PTS अभी स्टार्टिंग ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चले हम यहीं पर ये भी ब्रेक लेंगे और हमें खुशी हुई कि इतनी मतलब ट्रेजेडी होने के बावजूद भी मेमुना ने इतनी हिम्मत हासिल की। अब इनसे मैं ये भी बिल्कुल पूछूंगी ब्रेक के बाद कि एक औरत जो जिसमें हिम्मत हार चुकी थी, देखिए जैसे रोजी ने कहा कि हिम्मत हर एक में होती है, हिम्मत को किस तरह से आपने हासिल करना है ये आपका काम है। यहीं पर लेंगे ब्रेक, ब्रेकअप में मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज औरतों के लिए ही ये डे है, स्पेशली उन औरतों के लिए जो वायलेंस का शिकार होती है, जो तशद्दुद का शिकार होती है, उसके खिलाफ आज बात करेंगे और उसके खिलाफ हमें स्टेप भी उठाना चाहिए। सिर्फ हम अपने मुल्क के लिए नहीं, हम पूरी दुनिया में ये दिन जो मनाए जाते हैं, लेकिन आज के दिन से आपने शुरुआत कर देनी है। हो सकता है कई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आज के दिन से आपने शुरुआत कर देनी है कि अपने हकूक को जाने, अपने आप को तशद्दुद का शिकार ना बनाएं, और अगर बन रही हैं तो फौरन से उसके खिलाफ आपने आवाज उठानी है। प्लीज डरे नहीं, अपने आप को ताकतवर बनाएं। अभी हमारे साथ एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया, लेकिन मैं अपने जो पिछले गेस्टों से भी एक दफा फिर आपका तारुफ करा दूं। तो हमारे साथ रोजी मलिक मौजूद है, शी इज हिप्नोथेरेपिस्ट। हमारे साथ विक्टिम जो मेमुना है, बट माशाल्लाह से अब माशाल्लाह ये अपने आप को इतना स्टेबल कर चुकी है, इतना पावरफुल बना चुकी है कि अब ये नर्सिंग का कोर्स भी कर रही है और नॉर्मल जी रही हैं। और हमारे साथ अब ज्वाइन किया है रुबीना जी ने, शी इज एडवोकेट। इनसे भी हम बात करेंगे, काफी खवातीन के लिए इन्होंने काम किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? औरतें अपने आप को बड़ा कमजोर बना लेती हैं, अभी हम यही बात करते हैं, औरतें कमजोर होती नहीं है, बना लेती हैं। कितने केसेस ऐसे आते हैं जिसपे औरतें खुद बैकआउट हो जाती हैं या सामने आना नहीं चाहती? बेसिकली हमारे माशरे में तकरीबन 80% खवातीन रोजाना किसी ना किसी तरह से तशद्दुद का शिकार होती हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, वो और भी तरह के वायलेंस है, बिकॉज वो ऑलरेडी उनके मेंटली वो उनका सेटअप होता है कि वो बहुत कमजोर जानी जाती हैं और उन्हें इसी तरह की तालीम दी जाती है जिससे कि वो खुद को बहुत वीक और कमजोर माशरा महसूस करती है। ठीक है। अगर उनके साथ कोई वायलेंस होता है, वो घर में हो या घर से बाहर हो, तो वो उसके लिए आवाज नहीं उठाती हैं, बिकॉज उनके ऊपर जो रूल करते हैं, लाइक मर्द, जाहिर है हमारे पास जो हमारा माशरा है वो मर्दों का माशरा है, रूल करते हैं। जाहिर है घरों से शुरू होता है, माँ जो है वो बच्ची को डांट देगी, बेटे को नहीं कहेगी कुछ, जाहिर है बेटे को आजादी वहीं से हो रही है। जी हाँ, घर से, क्योंकि एक माँ जो है वो बेहतरीन माशरा बनाती है। तो मैं समझती हूँ आपने जो अभी बात की कि आज के दिन से अगर हम ये अहद कर ले, अगर एक माँ अहद कर ले कि उसे इस खौफ को निकालना है, क्योंकि इस्लाम ने हमें राइट्स दिए हैं, ठीक है, और जितने राइट्स और इज्जत और एक बुलंदी इस्लाम ने औरत को दी है और किसी माशरे में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हमने एक अपना बनाया हुआ, अपने कानून बनाया, अपने क्रिएट किया हुआ जो इस्लाम है, जिसको वही जो घरेलू, जिससे मैं कहूंगी कि मर्दों का माशरा, उसमें हमने खुद को इतना दबा दिया है, इतना पीस दिया है कि हम अपनी आवाज जो है वो उठा नहीं सकते। अच्छा, एक बच्ची भी अपनी माँ को अपने प्रॉब्लम्स आके शेयर नहीं करती है कि आज अगर वो स्कूल से बाहर गई है, अगर
किसी ने उसके साथ या टीचर ने उसके साथ वायलेंस किया तो वो उसको भी छुपा लेगी। मतलब उसको अपना इतना ओपन उसको नहीं रखती है बात को, बल्कि अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इतना कीमती बनाया है। तो क्यों कहते हैं ना कि जालिम वो है जो जुल्म करता नहीं, जालिम वो है जो जुल्म सहता है। हमारे साथ एक कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल जी ठीक ठाक। अब्दुल रहमान साहब, आप आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, बल्कि मैं बात नाजिर साहबा वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसा ब्रेक से पहले आप मेमुना साहबा से कह रही थी कि आप में अभी भी इतनी इंकरेजमेंट है, हिम्मत है, तो मैं यही बात कहना चाहूंगा मेमुना साहबा से। सबसे पहले तो मैं इनकी अजमत को और इनकी हिम्मत को दाद देना चाहूंगा। काबिल तहसीन है वो सोचें जो कभी भी कमजोर नहीं पड़ती और मध्यम नहीं पड़ती। और मैं आपकी बात को प्रेफर करना चाहूंगा कि अगर आपने सब कुछ खोकर अगर आपने हिम्मत नहीं खोई है तो बिलीव में आपने कुछ भी नहीं खोया। फेलियर डजंट मीन दैट यू आर फेल, यू कैन डू एन अदर चांस। आप दोबारा उसको वहीं से अवेल कर सकते हैं। तो मैं इन एडिशन में ये कहना चाहूंगा कि एक फोरम की जरूरत है। हम बातें तो हम काफी सारी कर लेते हैं, आइडियाज हमें नए नए मिल जाते हैं, लेकिन उन आइडियाज पर जब तक अमल नहीं होगा ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम थर्ड वर्ल्ड नेशन इसीलिए हैं। हमारे पास आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, दिमाग तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सोचें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अमल नहीं है उस पर। अब देखें मेमुना साहिबा ने अपने आप को बिल्डअप किया ना, अपनी बात पर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने आप को आगे किया। तो मैं मतलब मेमुना साहिबा के थ्रू और जो मेरी रिस्पेक्टेबल लॉयर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि आप लोग जैसी खवातीन ने एक फोरम को, एक प्लेटफॉर्म को तश्कील देना है। आप लोग आए, जैसा भी आप कह रही थी कि वालदा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों के जहन में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि ये बात बिल्डअप करें कि आप दोनों बराबर हैं, औरत किसी भी तौर पे कम नहीं है। इस्लाम को अगर हम इस्लाम के बिल्कुल जरी उसूलों के मुताबिक जब तक हम यूज वो नहीं करेंगे, हम उसे उन पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम उस औरत को उसका वो मकाम नहीं दे सकते जो जमाने जाहिलियत से पहले औरतों को हासिल था। हमने उसको वो मकाम देना है जो 1400 साल पहले तश्कील दे दिया गया, जो मौज़े रसूल है यानी कुरान शरीफ है, उसके मुताबिक अब जब तक हम अमल नहीं करेंगे और हम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अकॉर्डिंग टू इट यू विल नेवर गो रॉन्ग। तो हमने अमल की ज्यादा जरूरत है। अभी भी आप देखें इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं। मैं काफी देर से ये प्रोग्राम देख रहा था और अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं, लेकिन ये आइडियाज बिलीव मी कि उस वक्त तक देखिए इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। बात सारी ये है कि देखिए इम्प्लीमेंट करने की बिल्कुल बात है। आज के दिन ये इंटरनेशनल डे जो बनाई जा रही है इसीलिए मनाया जा रहा है कि आज के दिन से आगाज कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए खवातीन को जानना भी जरूरी कि कहाँ पर उनकी मिस्टेक है। अपनी मिस्टेक्स जब दूर होंगी और किस तरह से पकड़ हो सकती है उन मुजरिमों की जो घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या फिर गली कूचों में आप ही आराम से तशद्दुद औरतों पर करके चले जाते हैं। अभी जो बात इन्होंने कॉलर ने की है कि जो रोल होता है जो शुरू से स्टार्ट होता है, जिस तरह अब ये कि काउंसलिंग दी जाए, काउंसलिंग का काम बड़ा अहम है। यहाँ पे काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं पर भी। देखो पहली बात तो ये है कि काउंसलिंग एक तरह से होती ही है, हाँ। मगर वो एक अलग डायरेक्शन में होती है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है कि एक 7 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत को उसके हस्बैंड ने और ससुर ने मारा है, मर्डर किया है और दे शॉट हर। और वो 7 मंथ्स तक उसने गुजारे। उससे पहले जब से उसकी शादी हुई है, शी हैज बीन कमिंग एंड रिपोर्टिंग हर मदर। उसकी अम्मी का इंटरव्यू आया एंड हर मदर सेड कि बहुत ज्यादा वो जुल्म कर रहे थे और बहुत ज्यादा। वाई डिड शी प्रोलॉन्ग इट टू सच एन एक्सटेंट? और माँ ने जब उसने माँ को आके बताया, उसके साथ शेयर किया उसने, तो फिर माँ ने उसको बार बार क्यों कहा कि तुम जाओ और वहीं गुजारा करो? क्योंकि ये कल्चरल जो हमारी बॉन्डिंग्स ऐसी बनी हुई हैं जिसमें पुश किया जाता है औरत को कि तुम हमारे में ऐसा कह देते हैं ना कि वो शादी हो गई, वो घर तुम्हारा ही, अब तुमने मर के ही निकलोगे तो वहां बेचारी को मार कर ही निकाल दिया ना। तो एक चीज होती है कि अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए खड़े होना और एक चीज होती है कि अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए खड़े होना। सेल्फ एस्टीम तो दूर की बात है, इज्जत नफ्स तो वो मलियामेट हो ही जाती है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी पर्सनल सिक्योरिटी भी एट स्टेक लगी होती है। पेरेंट्स को पता होता है एंड दे लेट इट गो ऑन। वो इतनी छूट देते, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो हमारे साथ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये बात है जो एक तो पेरेंट्स की बात आ गई है, दूसरा ये कि यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट आ रहा है वो खवातीन पे ही आ रहा है कि वो बोल भी रही है लेकिन कोई सुन नहीं रहा उनकी।
अब वो किसको जाकर बोले? उसको सब्र करने की तलकीन दे दी जाती है, उसको गुजारा करने की तलकीन दी जाती है। टिपिकल सा एक फिल्मी नेक परवीन टाइप का डायलॉग है कि जब तुम्हारी डोली चलेगी, अब तुम्हारा जनाजा निकलेगा। व्हाट डज दैट मीन? क्या कहना चाह रहे हैं आप उस लड़की को कि यू हैव टू लिव देयर नो मैटर व्हाट? ऐसी खवातीन को क्या करना चाहिए? देखिए नाजिया, मैं समझती हूँ हमारे पास अल्लाह ताला का बड़ा करम है, फजल है कि हमें दीन भी मिला हुआ है, हमारे मुल्क में हर चीज मौजूद है। बात यह है कि हमें उसे सही यूटिलाइज कैसे करना है। हमारे पास पुलिस है, कोर्ट्स हैं, तमाम इदारे हैं। बात यह है कि हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह का वायलेंस होता है या कोई मामूली सी घर में कोई झगड़ा या कोई, तो हम कहाँ जाएं, किससे हेल्प लें। लाइक एक मैं पिछले दिनों जेल पे वर्क कर रही थी, तो बहुत सारी 80% खवातीन ऐसी हैं कि जो इन केसेस में है कि उन्हें डिवोर्स हुई है और लेकिन वर्बली हुई है और फिर उन्होंने शादी की और वो हदूद के केसेस में बंद है। राइट। अब क्या है कि अगर वर्बली डिवोर्स होती है तो क्या खातून को मालूम है कि उसके बाद उसने कौन सा स्टेप लेना है, राइटिंग में लेने के लिए उसे कहाँ जाना है? तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है। मैं समझती हूँ कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर हम आज ये अहद करके उठें कि हमने इन औरतों को एम्पावरमेंट देना है थ्रू दी मीडिया, ठीक है, हमने लोगों को बताना है कि अगर आपके साथ ये मसाइल होते हैं तो आपने आना है, ये वाले इदारे हैं जो ये काम करते हैं। आई मीन अगर आप इन तमाम इदारों को सामने रखें और उनको बताएं कि हमें किस मुश्किल में किस इदारे के पास जाना है। इदारे मौजूद हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, तो लिहाजा थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। अगर हम ये करें तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझती कि हम इस पे आहिस्ता आहिस्ता काबू यही आती है ना कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है कि 3 दफा तलाक दो तलाक होगी। अब जब बचपन से उस लड़की के दिमाग में डाल दिया गया है तो यही समझेगी वो। बिल्कुल नहीं, उसको जब बचपन से बताया ही गया है। तालीम की कमी के बायस मैं समझती हूँ कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को ज्यादा तवज्जो दिलाएं और तालीम दें लड़कियों को, लड़कों को, जिस तरह निकाह के लिए निकाहनामा जरूरी है, इसी तरह डिवोर्स के लिए एक डिवोर्स डीड भी जरूरी है। और ये हमें चाहिए, हम पढ़े लिखे लोगों का जो है फर्ज बनता है कि हम इन खवातीन को जो है वो ये अवेयर करें कि आपके लिए। अब देखिए एनजीओज बहुत सारी ऐसी हैं जिसके ऊपर काम कर रही हैं, अवेयरनेस कर रही हैं। पहली बात तो बिल्कुल आपने सही की कि मीडिया को ये वॉलंटियर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल, और बहुत ऑन हायर स्केल एक हायर प्लेटफॉर्म करना पड़ेगा, रिपीटेड मैसेजेस देने पड़ेंगे ताकि लोगों को पता चले, उन खवातीन को पता चले कि ये सही तरीका नहीं है कि हम मर के ही वहां से निकलें। अगर किसी किस्म की एबनॉर्मल सिचुएशन है तो दे हैव टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन एंड दे हैव टू रिपोर्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो कहा गया कि तालीम नहीं है, यकीन करो मेरे पास ऐसे काउंसलिंग के केसेस आए हैं, हाईली एजुकेटेड खवातीन जो हैं वो बर्दाश्त करती हैं और बहुत सालों तक बर्दाश्त करती हैं कि बच्चे हैं और ये सोच लेती है कभी तो सुधरेंगे, कभी तो सुधरेंगे, कभी तो सुधरेंगे। लेकिन वो जो इनिशियली ही इतना बिगड़ा हुआ है, आप उसके सुधरने का इंतजार कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि वो उसको चांस दिया जा रहा है या उसको कल्चरल सपोर्ट मिली हुई है, फैमिली की सपोर्ट मिली हुई है। वो जितना टाइम के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा जब तक औरत स्टैंड नहीं लेगी। डू यू एग्री? अच्छा, मैंने जितने केसेस देखे हैं उसमें जब तक स्टैंड नहीं लिया औरत ने, तब तक वो जो टॉर्चर था या किसी किस्म का अब्यूज था वो सिर्फ बड़ा है, वो कम नहीं हुआ। ठीक है, स्टैंड पे बात करें तो कैसा स्टैंड होना चाहिए, मैं आपसे भी जानूंगी, बल्कि आप भी मेमूना इस पे बताएं कि अगर औरत स्टैंड लेना चाहे तो किस तरह का स्टैंड ले। आपके सामने तो आपकी बड़ी सारी दोस्तें जिनके साथ केसेस हुए हैं। देखिए, लड़कियों में कॉन्फिडेंस तो हमारे माशरे में ना, पाकिस्तान में स्पेशली होता है कि लड़कियों में तो कुछ कॉन्फिडेंस होता नहीं है। हाँ। और ऐसा है जो पेरेंट्स पे कॉन्फिडेंस को लूज कर, वो निकलना भी चाहती है, भाई तुम मत जाना, देख लेंगे तो क्या है, तो हम इंसान नहीं है, देख लेंगे, ठीक है। अब वो एक एनजीओ के पास जाना चाह रहे बाहर, तो वो 10 बातें तो कौन देख लेगा, जिंदगी होगी तो देखेंगे ना। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, मैंने ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं जो यकीन करें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब हॉस्पिटल में आती हैं, मैंने यहाँ डिप्लेक्स में देखा एक आती है लड़की, तो वो मतलब इतनी लड़कियां ऐसी हैं कि मतलब नकाब नहीं उतारती। मैं कहती उतारो इस चीज को, तुम करो, कब तक करोगी ये, जब एक चीज आई सैल्यूट यू, माशाल्लाह से तुम इतनी अच्छी हो, इतनी ब्रेव, और ये आप एक मिसाल बनकर पता है खवातीन के सामने आती हो। यहीं पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, आप कहीं ना जाए।
खुशामदी सलाम पाकिस्तान में, और हम औरतों के खिलाफ तशद्दुद पे बात करें, किस तरह से अपने आप को रोक सकती हैं वो खुद, और जानना जरूरी, अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि औरत को खुद भी नहीं पता होता कि उसको जिंदगी गुजारनी कैसे है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये कि हमें तो ये भी नहीं पता जिंदगी कैसे गुजारनी है, बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है वो पैदा होता है, उसको कहते हैं बस खाना है पीना है, औरत को जो है शादी करनी है, मर्द को बाहर जाके कमाना है। जिंदगी गुजारने का कोई ढंग यहाँ पे बताया नहीं जाता। बस ये एक जो एक चाल है, जिस तरह घोड़े की चाल है, सीधी चलती चली जा रही है, वही चलाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर अब आता है जो मसला, एक जो ये वाला बात कि अब औरत उस पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो ऑफिस में क्यों ना हो। ऑफिस पे भी वायलेंस होते हैं। आप जो है औरत रास्ते में जा रही है तो कोई उसके साथ अगर बदतमीजी कर रहा है, बहुत से ऐसे छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, क्योंकि हम बात आता है मोहल्लों की करते हैं या ऐसे इलाके जो छोटे इलाके हैं वहां पर जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की जहां पर बात की जाती है। तो शुरुआत होती है छोटी मोटी मार कुटाई से, और वो औरत बर्दाश्त करती रहती है। अब वो कैसे स्टेप उठाए, मैं थोड़ा सा रुबीना जी आपसे पूछूंगी, अगर वो आती हैं कोई केस लेकर आती हैं, अब उस केस को किस तरह से सही किया जाए, या मर्द तो सीधी तरह वो तो यही समझती है कि कहेगा कि तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई, चलो तुम घर से निकलो, और वो क्या करे इस मामले में? देखिए, हम लोग सिर्फ इसको सेट कर रहे हैं कि एक शौहर ही जो है वो बीवी पे जुल्म कर रहा है या उसको वायलेंस कर रहा है, ऐसा नहीं है। हरेसमेंट जो है वो हर जगह पे हो रही है, ठीक है, ओवरऑल वो ओवरऑल हो रही है। अब देखना ये है कि वो जो अभी आपने कहा कि आपके पास कोई खातून आती है, तो इट्स डिपेंड कि वो किस केस में आती हैं, ठीक है, क्या वो वायलेंस का शिकार हुई हैं अपने हस्बैंड के थ्रू, तो जाहिर है हमारी कोशिश होगी, और इस्लाम भी यही कहता है कि पहले आप दोनों को बिठाएं और उनसे बात करें। और अमूमन मैंने तकरीबन 50% केसेस में देखा है कि वो अगर जब हम बिठाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जैसे डॉक्टर से बात हो रही थी, तो की हरकत कर दी है कि बजाय इसके कि उस केस को प्रॉपर तरीके से पुलिस में कोर्ट में लेके जाया जाता, खुद ब खुद ही कोई एग्रीमेंट कर दिया है। मैं तो हैरान हूँ 7 साल तक उन्होंने शादी कैसे नहीं की, बिकॉज नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग मैरिड इफ यू हैव लेट हिम गो। आपने जाने दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कानून को फॉलो करेगा जब आपने खुद कानून की मदद ही नहीं मांगी। नहीं तो वो उन्होंने उनके खिलाफ कोई FIR नहीं लॉन्च की, मे भी कोई आपस में उनका आपस में बैठ के कोई इस तरह का उन्होंने कर लिया हो कि हम FIR लॉन्च नहीं करेंगे, और हम इस तरह नहीं, लीगल हैसियत तो नहीं है ना। नहीं होता है, खैर वो तो साफ जाहिर है कि इसकी कोई लीगल है ही नहीं, ये तो आपस में अगेन। अच्छा, यही चीज पे अभी देखिए ना, एक कानून भी नाफिज होने लगा था जो नेशनल असेंबली तक गया, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसमें हैरेसमेंट पर और औरतों पर तशद्दुद, स्पेशली इंटीरियर्स में जो तशद्दुद होते हैं उसके खिलाफ जो है कोई कानून नाफिज होना चाहिए, जिस पे अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ। आई थिंक वो एक्चुअली कल्चरल वैल्यूज, जैसे रुबीना पहले भी कह रही थी, कुरान से शादी है, थोड़ा सा इसके बारे में जरा बताएं कि ये कहा जाता है कि ये घरेलू मसाइल है, सो डू यू थिंक सो घरेलू मसाइल है? पहले तो मुझे इस चीज पे जरा सा देखिए, जब मैंने बात स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कहा था कि हमने अपने ही कानून बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम अपने ही घरों पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जबकि उसका ना शरीयत से ना कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने ही घरों से इसको स्टार्ट करें कि इसको रोकना है, तो मैं नहीं समझती कि हम अपनी जिंदगियों में चेंज नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो बात यह है कि लॉज मौजूद हैं, अभी जो आप जिस बिल की बात कर रहे हैं वो पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह। अभी हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इसके बारे में जरा डिटेल में आप बताएं। हम लेंगे यहाँ पर ब्रेक फिर मिलेंगे कहीं ना जाए। खुशामदी सलाम पाकिस्तान में, और अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी ब्रेक से पहले, तो हम रुबीना जी की तरफ दोबारा आएंगे। जो बिल पास होने की बात है वो कब तक होगा नहीं होगा, क्या इंशाल्लाह मैंने आपको यही कहा है कि बिल पास होने को है, सिर्फ बात यह है कि हमने अपने माइंड जो सेट किए हैं उसे हमें चेंज करना है। हमारे पास कानून भी है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, और हम सब इदारों को मिलकर ये कोशिश करनी है कि हम इस कानून के ऊपर फॉलो करें और उसे उन खवातीन को जो इसका शिकार होती हैं उन्हें उनको उसका राइट्स दिला के उन्हें वहां से निकालें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज देखिए, जिस भी चीज में
सजा ज्यादा हो, जिस तरह इसमें काफी ज्यादा पैसे रखे गए हैं, पैसों से वैसी सब मर्दों की स्पेशली जान निकलती है जब ये बात आ जाएगी जब पैसों तक की, जहाँ पे उनको इतने फाइन देना पड़ेगा, 5-5 लाख तक रखा है, उसके बाद तो उनकी ऐसी जान निकलेगी कि वो खुद जो है ना मेरे हमें आंखें झुकाकर चलना शुरू कर 10 साल कैद, 7 साल कैद। तो मैं समझती हूँ सख्त सजाएं होंगी तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा, तो वो हाथ उठाते हुए भी डरेंगे, चाहे वो, मैं यही कहती हूँ, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो इवन भाई, घर पे भाई बहनों को जो है मारते हैं और वो अपना हक समझते हैं इस चीज पर। देखिए हमारे दीन में मर्द को एक मुहाफिज के तौर पे पेश किया गया है कि ये तुम्हारे मुहाफिज हैं, सूरह बकरा में भी। तो मुहाफिज ही अगर अपने जिसे उसकी हिफाजत करनी है उस पर अटैक करे तो फिर वो औरत कहाँ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम अपने मुहाफिजों को एक एज अ माँ अगर उसे सही उसको तरबियत देती है, या हमारे एजुकेशन के जो इदारे हैं वो बताते हैं कि भाई इस तरह से आपने अपने जिंदगियों को जो है वो किस तरह से गुजारना है, और या मर्दों ने उसको नाजायज उसका फायदा नहीं उठाना, तो हम अपनी जिंदगियों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीज है कि जिस वक्त ये लॉ आ जाए तो खवातीन, मैं तो बड़े टोटके देती हूँ यहाँ पे बैठी हुई कि बड़ी सीरियस बात हो रही है, लेकिन टोटका बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल मोबाइल आए हुए हैं, कानून सबूत मांगता है, आप आराम से रिकॉर्डिंग करके और आप जो है इस केस को सामने ला सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज हो जो जिस भी औरत के साथ कोई जुल्म हो रहा है तो एटलीस्ट आप रिकॉर्ड तो उसको कर लो। आपके पास जब एक सहूलत मौजूद है तो उस सहूलत का फायदा उठाएं। इसके अलावा एक और बात भी जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि कभी यूं भी हो जाता है कि फर्ज करो आपके पास नहीं सबूत है, फर्ज करें आपने उस शख्स को सजा नहीं दिला सके, तो भी आपका हक है कि आप उससे अलहदगी इख्तियार कर लें, और इसमें कोई कानून आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई औरत खुला के लिए अप्लाई करती है और वो सिर्फ ये भी कह दे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो कोई कानून उसको फोर्स नहीं कर सकता उस आदमी के साथ रहने के लिए। और औरतों को फिर ये बड़ा मसला होता है ना कि जी मैं अब आगे जाके करूं क्या, अब मैंने पढ़ी, यही तो समझने की बात है। जो काउंसलर्स होते हैं वो यही तो, मैं मेमुना से जरूर पूछूंगी, यहाँ पर देखो आपने भी 10th किया, उसके बाद आपने कंप्यूटर सीखा और अब नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं, तो मुझे बताएं कि आपने भी तो हिम्मत पकड़ी है ना। मतलब ये है कि ये नहीं कि मैं आगे जाकर मैं कुछ सीख नहीं सकती हूँ, माशाल्लाह से मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। हाँ, ये है ना बात, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। अगर आज मैं अपनी जैसे मेरी सिस्टर मेरे साथ हैं तो कल को उनकी शादी हो जाती है तो मैं उनके सारी जिंदगी उनके पर डिपेंड तो नहीं रह सकती ना। तो मैं खुद अपने पैरों पे खुद खड़ा होकर कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। हाँ, तो ये आप में हिम्मत है ना ये करने की है, और ये इनकरेजमेंट आपने अपने साथ बहुत सारे लोगों में भी देखी है? नहीं डेवलप हुई? नहीं देखी, बल्कि जितने भी मैं हॉस्पिटल जाती रही हूँ, जब मैं जाती रही हूँ वहां पर मैंने देखा तो मैंने उनको यही एडवाइस दी, तुम कब तक ऐसे जियोगी। मैंने कहा ये बल्कि इस जिंदगी जो हम जी रहे ना उससे ज्यादा खराब जिंदगी जो तुम अंदर जी रही हो छुप कर जी रही हो तुम। मैंने कहा एक दफा तुम बाहर निकल कर आओ, तुम एक जिंदगी का जो ना एक रिलैक्स लम्हा तुम महसूस करोगी, और उसके बाद फिर एक खुद चेंजिंग आती रहेगी, खुद ब खुद चेंजिंग आती रहेगी, बिलीव मी, क्योंकि मैं इससे गुजर रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता है, अंदाजा। देखो कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में कोई तकलीफ दे ऐसे मरहले से इंसान को गुजरना पड़ता है जो कि उसको कोई सबक ऐसा देती है, वो सबक वो आगे बढ़ा देता है, और वो नॉलेज जो उसने गेन की अपने तजर्बे से वो उसको आगे बढ़ाने की खुदा उसको कम्युनिकेटिव सलाहियतें देता है, जो मैं मेमुना में महसूस कर रही हूँ। मेमुना तुम नर्सिंग भी कर लो तो मैं समझती हूँ तुम काउंसलिंग में भी बहुत सक्सेसफुल हो सकती हो, पर्टिकुलरली इन केसेस के लिए, क्योंकि ये इस तरह के केसेस जो होते हैं इनको जो इस चीज से गुजरा है वो जो ज्यादा उसको समझ सकता है, उस तकलीफ को या एहसास, क्योंकि वो अगला शख्स ये नहीं बोल सकेगा कि आप पर ये तकलीफ आती तो बताओ, आप कह सकते हो कि मुझ पर आ चुकी है ये चीज, है ना, इस चीज से मैं गुजर चुकी हूँ या गुजर रही हूँ। तो बहुत मेमुना हमारे लिए मिसाल है। अगर ये आज इनको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो इनसे हिम्मत पकड़े और आए, हमारे जैसे इदारे भी मौजूद हैं, डॉक्टर भी हैं, तो अगर वो आए, सामने आए अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपने मसाइल को लेके, और सबसे बढ़ के कि अगर उन्हें इस चीज का पूरा यकीन हो जाए कि उनको हेल्प
प्रोवाइड होगी, मदद प्रोवाइड होगी इन इदारों से, तो मैं नहीं समझती कि खवातीन जो है वो बहुत कमजोर हैं। जाहिर है एक औरत जो है वो हिम्मत रखती है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, उन्हें तालीम देती है, और हमारे यहाँ तो बहुत सारी खवातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शहरी आबादी में देखें, आप गाँव में भी करते हैं, देही इलाकों में देखें, क्योंकि वो 75% मर्दों के साथ औरतें जो हैं वो बराबर की शरीक होती हैं, काम कर रही होती हैं। तो हिम्मत उनके पास है, मौजूद है। सिर्फ ये है कि वो अपने खौफ को अंदर से निकालें और आज के दिन अहद करें और बाहर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को हल करना सीखें। जैसे मिसाल हमारे सामने मौजूद है, तो मैं नहीं समझती कि वो जो है अपनी जिंदगियों को तब्दील नहीं कर सकती। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे माशरे में इस चीज की बहुत कमी है कि कॉन्फिडेंस को ना बहुत गिरा दिया जाता है, नहीं किया जाता है। अब वो बात लड़कियां, मैंने खुद ऐसे केस देखे, वो इसलिए बाहर आने से डरती हैं कि माशरे में ऐसी बातें एक दफा करेंगे, 2 दफा करेंगे, 3 दफा करेंगे, चौथी बार तो चुप होंगे ना वो। सही कहा। वो आपको और ज्यादा इंटरनली बहादुर और स्ट्रांग कर देता है। कर देते हैं, पर वो उस चीज को नहीं समझती है लड़कियां। मैंने शुरू में भी कहा था कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होती है। औरत समझती है कि वो मर्द पे डिपेंडेंट है, हालांकि मर्द भी उस पर इक्वली डिपेंडेंट होता है। ये सोचना शुरू कर दी, उसके बच्चे संभालती है, खेतों में उसके साथ काम करती है, उसके साथ यहाँ पर शाना बशाना जॉब्स करके। सिर्फ गांव वगैरह में पब्लिक डीलिंग औरतों की कम होती है, मासेस की पब्लिक डीलिंग कम होती है, वरना घरों में वो तमाम घर को संभाल रही होती हैं। अगर एक औरत उस घर से निकल जाए तो सारा घर का सिस्टम खराब हो जाए। चीज आती है, आप केसेस जरूर सामने आएंगे। छोटी सी मैं एक बात करना चाहूंगी, रोजी भी आपके सामने भी जरूर ऐसे केसेस आए होंगे कि जहां पर औरत जो है अपने शौहर को जब छोड़कर आती है, हम एनकरेज नहीं कर रहे, उन लोगों को बोल रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा मारा जाता है, जिनके नीलों के निशान पड़े हुए होते हैं, जो बर्दाश्त कर रही होती हैं। पहले भी मैंने कहा जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा जालिम होता है खुद। तो जब वो छोड़ती हैं तो फिर मर्द उनको दोबारा से माफिया मांग रहे होते हैं। ये वही मर्द होते हैं जो उन पर जुल्म कर रहे होते हैं, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये वही मर्द होते हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, आ जाओ वापस। अच्छा, जो औरतें नहीं आती, जो मतलब ये डर रही होती है कि पता नहीं मेरे तो शौहर मुझे तो वापस आएगा नहीं, वो मुझे, ये खौफ जो है, ये खौफ ये किस तरह से खत्म किया जाए, जबकि का मर्द इक्वली डिपेंडेंट होता है और ये वही मर्द होता है जो बाद में माफिया मांग रहा होता है। देखो, मैं पर्सनली फील करती हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक जिंदगी गुजारने के तरीके में एक मोहब्बत का असूल सिखाया। अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले मुझसे मोहब्बत करो, फिर मेरे नबी से करो, फिर उसके बाद अपने रिश्तों से मोहब्बत करो। हम इसको इनडायरेक्टली अपनी औलाद से, अपने शौहर से, अपने घर वालों से, मेरे माँ बाप को प्रेशर पड़ जाएगा, मेरे माँ बाप दुखी हो जाएंगे, या मेरा हस्बैंड, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, या मेरे बच्चे रुल जाएंगे। हमारी मोहब्बत का जो स्केल है वो सारा हमारी सराउंडिंग के लोगों के ऊपर हो जाता है। खुदा पे फेथ, खुदा पे ट्रस्ट, खुदा से बेपनाह मोहब्बत के बाद, रिमेंबर लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था कि फियर के बाद लव आता है, लव के बाद नॉलेज आती है। जब आप खुदा से मोहब्बत करते तो वो आपको इमेंस नॉलेज देता है, इतनी नॉलेज देता है कि आप हर चीज को डील करना सीख जाते हैं। उस डील करने के तरीके को समझने के लिए आपको सब प्रायोरिटीज को पीछे रख के सबसे पहले खुदा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, आपका विजन इतना क्लियर होगा, आपको फोकस होगा कि आप सही फैसला करें या गलत। आप इनडिसाइसिव इस वजह से होते हैं क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज गलत किया हुआ है। आप अल्लाह को सेकेंडरी कर रहे हैं और इन चीजों को प्राइमरी कर रहे हैं। आपका अपना शौहर को जो है वो ऊपर ऐसा दर्जा दिया होता है, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में होता था। हमारे पास एक किताब मौजूद है, एक बुक है, अल्लाह ताला ने जो अल कुरान जो हमें इनायत किया है, उसमें हमारे पास तमाम चीजें मौजूद है। अगर हम उसको प्रॉपर स्टडी करें तो यकीन जाने ये जो खौफ की जो कैफियत होती है, ये शैतानी कैफियत होती है, ये अल्लाह ताला फिर ये हमारे दिलों से निकालते हैं। अच्छा, ये जो फियर है औरत का, ये तो है ही है। ऐसा कौन सा पॉइंट आता है रोजी कि जिस बात ससुराल वाले, क्योंकि अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ आगे थोड़ा सा, क्योंकि मेजॉरिटी यहीं से ही शुरुआत होती है कि जहां पर सास भी जुल्म कर रही है, ससुर भी कर रहा है, घर वाले भी, मतलब उसके ससुराल वाले, और हस्बैंड जो है वो भी साथ साथ, या इनमें से कोई ना कोई एक जुल्म कर रहा है। सबसे ज्यादा शौहर पर आती है बात कि वो जो है बहुत अपनी बीवी पर हावी होता है। तो ये कौन सा ऐसा पॉइंट होता है, ये क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो ऐसी चीजें हो रही होती है? क्यों मर्द जो है ज्यादातर शौहर औरतों को मारते? ज्यादातर ऐसे होता है कि ब्रेन वॉशिंग, पहली बात ये, माँ बहनें बहुत ब्रेन वॉशिंग करती हैं, ये एक इफेक्ट करती है आदमियों को। बहुत सारी बीवियां ब्रेन वॉशिंग करती हैं तो आदमी अपनी माओं के खिलाफ हो जाते हैं।
एक तो ये कांस्टेंट रिपीटेड मैसेजेस, ये एक हिप्नोटिज्म है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है इनसिक्योरिटी। जब मर्द को लगता है कि बीवी उससे बेहतर लुकिंग है, जब मर्द को लगता है कि बीवी उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आदमी अपनी अथॉरिटी को नीचे होते नहीं देख सकता। बहुत मुश्किल है उसके लिए अपने से, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैंने ये कई ऑथर, ब्रिटिश ऑथर्स की किताबों में भी पढ़ा है कि उन्होंने बहुत ओपनली ये बातें एक्सेप्ट की हैं जो हमारी सोसाइटी में आदमी जरा मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। ये शॉविनिस्टिक बिल्ट इन एक एटीट्यूड होता है उनके अंदर कि हम सुपीरियर रहें, और जब उनको अपनी बीवी जरा सी भी उनसे ज्यादा सुपीरियर लगती है, बाज़ वक्त बहुत अच्छी भी लग रही होती है, तो मियाओं का मूड खराब हो जाता है। अच्छा, हम यहीं पर ही मजीद बात करेंगे, लेकिन लेंगे ब्रेक हम मिलेंगे कहीं नहीं। कुछ आमदी सलाम पाकिस्तान में, और आज बात हो रही है कि औरतों पर जो वायलेंस हो रहा है, जो उन पर तशद्दुद हो रहा है, उसके खिलाफ किस तरह से इस पे स्टेप लिया जाए और उसको किस तरह से खत्म किया जाए। खत्म तो कोई चीज भी मुमकिन नहीं होती, लेकिन मुमकिन होने वाली चीजें हो भी जाती है अगर कानून सख्त हो जाए, औरत खुद थोड़ा सा अपना माइंड को स्ट्रांग कर ले। अभी हम यही पूछ रहे थे, अभी रोजी से भी बात हुई थी स्पेशली इसी हवाले से कि औरत जो है वो किस तरह से अपना आपको खुद मजबूत बना सकती है, और वो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मर्द का दिमाग जो है वो खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तशद्दुद करने लग जाता है। थोड़ी सी रुबीना जी, आपके सामने तो लाइव केसेस आए होंगे। जी। मर्द क्या कहते हैं कि क्या ऐसी बात होती है, कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वो औरत पे तशद्दुद करते हैं? देखिए, घरों से जो घरेलू तशद्दुद है, डोमेस्टिक वायलेंस, लाइक छोटी छोटी बातों पे घरों में शुरुआत होती है। मैं समझती हूँ कि खवातीन को चाहिए कि अपनी अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को निकाले, ठीक है। मैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई सलाहियत ना हो। अगर वो तालीम याफ्ता है तो अपनी तालीम को बरूए कार लाए, या अगर उसके पास कोई हुनर है अपनी छुपी हुई सलाहियतों को निकाले ताकि वो अपने आप को मजबूत महसूस करे, तो वो इन छोटे छोटे वायलेंस जो होते हैं वो उनका मुकाबला कर सकती है। लेकिन जब वो खुद को बहुत कमजोर फील करती है तो वो फिर वायलेंस को भी जो है वो दाव लगा देती है। सही है, ठीक है। तो लाइक कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं, जैसे 10 साल की शादी है, 15 साल की शादी है, वो बर्दाश्त करती हैं, मारपीट भी हो रही है और हर तरह से कि घरों से भी निकाल दिया जाता है, फिर वापस आ जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है, जाहिर है ऐसी फैमिलीज में बच्चे होते हैं, लाइक 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो फिर वो बच्चे जो हैं मैं समझती हूँ वो सरवाइव करते हैं इस तरह की जो मियाँ और बीवी के झगड़े और उसमें। तो हमारी ये कोशिश होती है कि घर ना टूटे, लेकिन अगर वो मर्द जो है वो वाकई बहुत बुरी तरह से वायलेंस करता है या मारता पीटता है तो फिर उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब उसे सजा मिलेगी तो फिर उसे इस बात का एहसास होगा कि मुझसे क्या हो गया, या मुझसे मेरी बीवी छूट रही है या मेरे बच्चे मुझसे छूट रहे हैं। वो ये समझता है कि ये मेरी जागीर है और इसे कोई छीन नहीं सकता। शुरू में भी कहा था कि अगर औरत वहां से हट जाती है, वो कोई भी जगह हो, उसका शौहर हो या उसके काम करने की जगह, तो फिर वो जो जिन्होंने उन पे कब्जे किए होते हैं ना, तो वहां पर भी एक साइकोलॉजिकली उनके अंदर भी ये चीज आने लगती है कि ये तो हमारे कब्जे से चीज निकल रही है। हाँ। तो फिर वो अपने आप को थोड़ा सा सही करने की कोशिश। केस आपने बताया था ना कि जिसमें औरत ने केस किया और अब वो घर नहीं जा रही वापस, तो अब उसके ससुराल वाले और उसके शौहर को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी बीवी ऐसा कर सकती थी। जी हाँ, इतनी स्ट्रांग थी क्या? मेंटली तो वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जो 14-15 साल की शादी है और मैं इतना इस पे तशद्दुद करता था और ये मोहतरमा फिर वापस आ जाती थी बच्चों की खातिर। अब वो बच्चों को ही बेस बना के कि भाई वो बच्चे वो हो रहे हैं, बच्चे याद कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस केस पे अभी मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। मैं उस खातून की भी काउंसलिंग कर रही हूँ, उनको भी बुला रही हूँ, उनके हस्बैंड को भी, कि भाई थोड़ा टाइम देते हैं, अगर तो वो सुधरते हैं और शरायत जो है वो राइटिंग में लिखवाई जाएंगी बाकायदा एक स्टैम्प पेपर पे, और कानूनी जिसकी हैसियत होगी, ताकि वो जो उसका हस्बैंड है वो ये समझ ले कि ये सिर्फ वर्बली बात नहीं हुई है, कल को मैं फिर वही शुरू कर दूंगा। तो कानूनी तौर पे अगर हम इस तरह के एक एग्रीमेंट्स बना ले या शरायत तय कर लें कि इन शरायत पे, क्योंकि कुरान भी हमें इस बात की इजाजत देता है, सूरह बकरा में भी है कि दोनों पार्टियां जो है आपस में आने और कुछ शरायत तय कर लें। तो लिहाजा ये कानूनी और शरई दोनों तौर पे अगर शरायत तय हो जाती हैं और वो उसकी कानूनी हैसियत होती है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि हम उन मर्दों को रोक सकते हैं।
सही है। हम उसकी जिंदगियों में चेंज ला सकते हैं और आई थिंक दैट विल बी पॉजिटिव फॉर देम एज वेल। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताएं रोजी कि जिससे औरत अपने आप को मजबूत बनाए और ये सोचना छोड़ दे कि उसका घर तबाह हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में रिस्क तो लेना जरूरी है। शादी में भी तो रिस्क लिया था। देखो, पहली बात ये कि औरत एक सोसाइटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। उसके जो बच्चे हैं वो वही सब कुछ देख रहे हैं जो उसके घर में हो रहा है। अगर वो अब्यूज बर्दाश्त करेगी, पहली बात गाली गलौज बर्दाश्त करेगी, तो उसके बेटे और बेटियां ये समझेंगे कि यही नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि उनके पास उनके माँ बाप आइडियल होते हैं, वो समझते हैं ये परफेक्ट है। और अगर वो देखते हैं कि यूं माँ बर्दाश्त कर रही है तो शायद इसी तरह होना चाहिए, तो वो लड़के अपनी बीवियों के साथ यही करेंगे और वो लड़कियां इसी सप्रेशन से गुजरेंगी इन फ्यूचर। दूसरी बात ये कि अगर वो किसी किस्म का फिजिकल अब्यूज बर्दाश्त कर रही है और अगर उसको ससुराल वाले भी पीट रहे हैं और हर चीज को बर्दाश्त करती चल, जिस हद तक वो बर्दाश्त कर रही है वो पार्टिसिपेट कर रही है क्रिएशन ऑफ ए कल्चर, उस क्रिएशन ऑफ कल्चर जो कि एक नेगेटिव कल्चर है। इस चीज की जवाबदेही हर औरत को करनी पड़ेगी कि वो खुद बना रही है, तो ये वो खुद बना रही है, क्योंकि बच्चा आज उसका देख रहा है कि कल कला को अगर किसी कोई अब्यूज होने वाली औरत की मौत हो जाती है और वो अल्लाह के पास जाती है और तो वो समझे कि उसकी फौरन माफी हो जाएगी, आई डोंट थिंक सो। उससे भी सवाल जवाब किए जाएंगे कि मैंने तुमको फहम दिया, सोच दी, सब कुछ समझा के दुनिया में एक अकल देकर एक कॉन्शियंस के साथ। और सही और गलत का जो डिफरेंस है वो इंसान और जानवर में यही फर्क है। इंसान सही और गलत को डिफरेंशिएट कर सकता है, जानवर नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम ह्यूमन बीइंग में कॉन्शियंस है, जमीर है, जो उसको बताता है कि ये गलत हो रहा है। आप गलत को बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं आप अपनी जान पे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आप इस सोसाइटी को एक फैमिली प्रोवाइड कर रहे हैं जो इसी प्रैक्टिस को कैरी ऑन करेगी। आप जुल्म बर्दाश्त करके जुल्म को फॉरवर्ड कर रहे हैं टू द नेशन, टू द सोसाइटी, तो आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, यू हैव टू अंडरस्टैंड को आपको अपनी वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अननेसेसरी गाली गलोच, अननेसेसरी मारपीट के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। देयर आर वेज टू हैंडल। मैं ये नहीं कहती कॉम्प्रोमाइज ना करें, कॉम्प्रोमाइज की भी मैं सिचुएशन समझाती हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम एक प्रॉपर वो बनाते हैं फॉर्मेट बनाकर और साइन करवाते हैं उस फॉर्मेट के ऊपर टू मेक श्योर कि आदमी को भी डर खौफ हो कि ये आइंदा हाथ छूट नहीं होगा, ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे कि एक फैमिली एनवायरनमेंट खराब हो। इसके अलावा मैं पर्सनल जो ट्रेनिंग देती हूँ, मैं भी गेट आउट ऑफ द सिचुएशन वाली ट्रेनिंग देती हूँ कि सिचुएशन से बाहर निकलो, स्टैंड लो। फिर उसके बाद जब वो वापस अगर जाती है कॉम्प्रो करके, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुकी होती है कि अब अगर किस किस सिचुएशन पे मैंने खड़े होना है और किस किस तरह। और छोटी मोटी अगर कोई बात होती भी तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही हर बात पे डंडा लेके खड़े हो जाएं। बट द थिंग इज के यस, आप एक सैक्रिफाइस का एक मजमुआ है। आप सारी जिंदगी कुर्बानियां देते हुए आपकी गुजरती है, मगर गलत चीजों के लिए कुर्बानियां मत दें प्लीज, क्योंकि इतनी फहम के साथ जो टार्जन है, जो कि एक जंगल में पैदा हुआ है और वहीं पर पला बड़ा है, उसको भी खुदा ताला ने जमीर देकर भेजा है, उससे भी सवाल जवाब होगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पता जो है ना, ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर आपकी रूह में फीड करके कंप्यूटर प्रोग्राम डाल के भेजा है। हाँ, तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते और आप इस चीज को ये नहीं कह सकते, एक्सक्यूज नहीं बना सकते अपने आप को छुड़ाने का। आप भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने वो हैं जो आपके ऊपर ये क्योंकि वही वाली बात है कि माशरा औरत ने बनाना होता है, क्योंकि वो बच्चे संभाल रही है, बच्चों को जो चीज देख रहे हैं कल को वही उनको डेवलप कर रही है, जो उसका शौहर है, जो उसके सामने उसके घर वाले, उसी तरह का बच्चे को भी बना रही है। यहीं पर हम लेंगे ब्रेक, ब्रेकअप में मिलेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदी सलाम पाकिस्तान में। और आज बात हो रही है, खवातीन को अवेयरनेस दे रहे हैं कि प्लीज आप अपने जो है लड़ें, आप अपने जो अपने आपके जो तशद्दुद है उसके खिलाफ आपने फाइट करनी है। और आज ये दिन भी इसी हवाले से बनाया जा रहा है। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपका नाम? जी मैं सलीम रफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जी, आप जो है हमारे टॉपिक के हवाले से कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस हवाले से मतलब जो ये कुछ हुआ है उसको मतलब इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और ये कहता हूँ कि मतलब इस तरीके से हम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पुराने सदी में चले गए हैं और औरतों के साथ इस तरीके से जुल्म कर रहे हैं जो कि
दबा दिया करते थे और इस तरीके के मामला होते थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने नबी के फरमान के मुताबिक चलें और औरतों को उनका हुकूक दें और जो उनका हक है वो उनको दें, और इस तरह के इस सारे मामले को जो है ना हम बहुत ही डीपली देखें कि हम इसकी तमाम पूरी उम्मत जो है, पूरी कौम जो है वो इसकी शदीद मजम्मत करे। जी कोई सवाल है आपका, कोई सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि हम ये कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते कि कोई ऐसा कानून बना दें जिसमें जो है वो औरतों के साथ इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश ना करे। ठीक है, चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी अभी वही बात और हम कर चुके हैं। जी हाँ भाई, कानून मौजूद है, बात वही है कि हमें जो है खुद भी थोड़ा सा अपने आप को बदलना है। ये मर्दों को भी अपने, क्योंकि अभी आपने बात की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा हमें दिया है और प्रैक्टिकली जो जिंदगी गुजारी है उसवा हसना, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम इन चीजों से बचेंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्ची का मैटर आया, मुझे बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 5 साल की बच्ची, उसके साथ जिनसी वायलेंस बच्ची शिकार हुई। हमारे यहाँ मैं समझती हूँ कि 15 से 25% जो हैं बच्चे जो हैं वो इस तरह से शिकार होते हैं वायलेंस का, और इसके खिलाफ हमें सबको जो है वो मिलके आवाज उठानी है, क्योंकि मैं बहुत दुखी होती हूँ जब इस तरह के केसेस देखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस केस में हमने उनकी जमानतें जो है वो होने नहीं दी और इंशाल्लाह उनको सजाएं भी मिलेंगी। और हमें चाहिए इस तरह के केसेस को जब जी हाँ, जब वो सामने लेकर आएं और लोगों को बताएं कि हमने इस तरह से किया है या इस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ताकि अगर जिसके साथ जो इस तकलीफ से गुजरता है तो उसे इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि ऑलरेडी हमने सजाएं दिलाई हैं, लिहाजा आप घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। पहले तो उन्होंने खुद बचाना है अपने आप को, उन माओं ने अपने बच्चियों को बचाना है। खुदारा मैं उन माओं से गुजारिश करती हूँ जिनकी बच्चियां ना समझ हैं, वो उन्हें इस तरह गलियों कूचों में बाहर खेलने मत भेजें, जो इस तरह तशद्दुद का शिकार होती हैं और वायलेंस का, फिजिकली वायलेंस का शिकार होती हैं। आप उनकी केयर करें, आप माँ हैं और एक माँ ही अच्छा माशरा बनाती है। प्रॉब्लम ये भी हो जाता है यहाँ पर बच्चे इतने सारे हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती उनका कौन सा बच्चा किधर है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर वो परेशानी के आलम में रोती हैं, पीटती हैं और फिर जाहिर है हम तक पहुंचती हैं। हमारी कोशिश तो है कि हम उन्हें इंसाफ दिलाएं। शुक्र है, मैं इस बात का मैं शुक्र करूंगी कि आप तक पहुंचे। जी ये नहीं कि बात को दबा दिया, छोड़ दिया, छोड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ। कोई भी इस किस्म का वायलेंस हो छोड़ना नहीं चाहिए। वही बात है, अगर आप छोड़ेंगे तो आप एक जानवर को छोड़ रहे हैं हाँ। जो कि मजीद ऐसी ही हरकतें करेगा। और एक पहले भी मैंने कुछ अर्से पहले एक टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें कि एक दफा एक छोटे बच्चे को उस आदमी ने रेप किया, 25-26 साल का आदमी, और घर वालों ने माफ कीजिए माफीनामा कर दिया और माफ हो गए। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में भी माफी करवा ली और फिर थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने फिर उनको, जो तीसरे केस जब हुआ तो उन्होंने, तो पुलिस वालों ने कहा जी घर वाले खुद ही माफ कर देते हैं, FIR नहीं प्रॉपर कटवाते तो हम क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पर यह आते कि कानून में अब आपने FIR की जहां तक बात आती है, कानून को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करें। ऐसे कौन कौन से कानून है रुबीना जी, जिससे कौन कौन से लॉज हैं जो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जब उन पर तशद्दुद हो रहा है? जी बिल्कुल, कानून मौजूद हैं, क्रिमिनल लॉज भी हैं, FIR कटवा सकती हैं। और अब तो जो बिल जो लास्ट ईयर भी पास हुआ था और अभी फिर होने जा रहा है, उसमें खवातीन को तो इतनी ज्यादा जो है एम्पावरमेंट किया गया है कि वो खुद थाने जाके इन तशद्दुद ज़दा जो माशरा है या जो खवातीन है वो थाने जाके FIR कटवा सकती हैं। और अगर आपके पास कोई विटनेस है और वो विटनेस भी गवाही देते हैं तो आप उनको सजा तक भी पहुंचा देती हैं। पहले ऐसा नहीं था, FIR लॉज नहीं होती थी क्योंकि वो घरेलू मसला समझ के कि भाई ये घरेलू है और इस पे कोई सजा नहीं है, जाएं आप अपने घर में तय करें। अब इस तरह से नहीं है। अच्छा, अब सजा मिलती है? जी हाँ, सजा है, बिल्कुल सजा है। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आप एक स्टेप लेते हो तो जिसने आपके साथ तशद्दुद किया होता है तो वो ऑलरेडी उसको पता चल जाता है कि अब ये औरत जो है, ये जो है इसके अंदर इतनी पावर है कि ये गई है और इसने आवाज उठाई है। अच्छा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही जुल्म को खत्म करने के लिए। कोई ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें खवातीन ने सजा दिलाई हो किसी आदमी को? यस, बहुत सारे ऐसी केसेस हैं जिसमें सजाएं मिली हैं और हम आए दिन मीडिया पे भी देखते हैं ऐसे केसेस, ऐसे चैनल्स में दिखाए जाते हैं जो इन सजाओं से गुजर रहे हैं। और ये इस इबरत के लिए काफी है, मैं समझती हूँ।
तो ये कि ये खौफजदा नहीं हो, जहाँ पर आपका है को भी हाँ, मीडिया को चाहिए प्रमोट करें और बताएं कि यहाँ सजा हुई, क्योंकि मीडिया ज्यादातर वो चीजें दिखा रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि इसके सद्देबाप के लिए क्या हो रहा है, ताकि वो फियर भी पैदा हो लोगों के अंदर कि इस तरह भी होता है। सिर्फ ये ना उनको एनकरेजमेंट मिलती रहे कि बस ये सब कुछ करते रहो और कोई पूछने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, मतलब मैं अच्छा समझती हूँ कि आप बता देंगी। हमारे माशरे में जो है लड़की के मतलब ये हुआ है, बर्न हो गई है, हाथ हो गया, चेहरा हो, कुछ भी हो गया, उसको जो है ना मतलब अपने से कमतर समझा जाता है। वो यहाँ से बर्न हुई, यहाँ से तो नहीं हुई ना, दिल से तो नहीं हुई ना। तो हमारे माशरे में इस चीज को इतना क्यों इश्यू बना दिया जाता है? देखिए, हमारे माशरे में हर चीज को इस तरह से, हमारी जो फोकस है ना लोगों का, वो बुराई की तरफ ज्यादा है और तकलीफ और बुरी चीज की तरफ ज्यादा है, पॉजिटिविटी की तरफ कम है। और हर चीज में इतना ज्यादा हम नेगेटिव हो जाते हैं। ये जो हमारे बेपना गुस्सा होना नेगेटिव है, बेपना नाउमीद हो जाना किसी चीज से नेगेटिव है, उम्मीद खो देना, और किसी भी चीज को देकर और ये समझना कि बस ये इंफीरियर है, ये सब नेगेटिव एटीट्यूड है। और ये नेगेटिव एटीट्यूड हमारी सोसाइटी में साल से चलता चला आ रहा है। जो मैं पर्सनली काउंसलिंग करती हूँ, मैं ह्यूमन सोल पे काम करती हूँ। मैं समझती हूँ कि इंसान को दो तरीके से अल्लाह ताला ने दो चीजों के साथ भेजा है, एक जिस्म और एक रूह। जो जिस्म है उसके रिक्वायरमेंट्स हैं और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसान ने अपनी जिंदगी को ग्रोथ के हिसाब से केटर करना है, अपनी सफाई सुथराई, नहाना धोना, खाना पीना, सारे कामों के ऊपर टेक केयर करना है, अपना कमाना, शादियां करना, बच्चे पैदा करना। ये एक मटीरियल सेगमेंट है जो कि वर्ल्ड का होता है, अर्थ का है। और इसके अलावा जितने भी जो स्पिरिचुअल सेगमेंट्स हैं उसको लोग भूल जाते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते। माशरे की मतलब थिंकिंग जो है बहुत निगेटिव होती है, वो बहुत ही मटीरियल, बहुत ज्यादा, वो बहुत ही सुपरफिशियल है। वो समंदर की सतह पे रहने वाले लोग हैं, डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते, वो अंदर देखना नहीं चाहते। तो जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, मेरा काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि मैं इंसानी रूह पे काम करती हूँ पर्सनली। मेरे पास जितने लोग आते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि इनकी सोल पावरफुल हो जाए। देखो मैमूना, जब इंसान की सोल पावरफुल होती है तो वो हर तरह के सिचुएशन को डील करने के काबिल होता है, वो फैसला करने में गलती नहीं करता, क्योंकि उसका राब्ता हो जाता है खुदा की जात के साथ। अल्लाह ताला ने हमें इसी इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजा है कि ये जो रूह तुमको दी है, ये खुदा के वजूद का स्पार्क है, हिस्सा है। उसको आप बिल्कुल दबा दें और कॉन्स्टेंटली आप अपनी स्ट्रगल और अपनी अप्रोच, जिस रास्ते पे मेहनत करोगे वही डेवलपमेंट मिलेगी तुम्हें। तो वो चीजें जो हम अचीव कर रहे हैं वो सिर्फ मटीरियल हैं, और जिस चीज को हम बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं वो हमारी रूह है। तो मैं इसलिए रूह पे काम करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि ह्यूमन सोल उसकी पावरफुल हो। जब ह्यूमन सोल पावरफुल हो जाती है तो वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही डील करना समझ जाते हैं, उनको फिर मशवरों की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुदा से उनका डायरेक्ट राब्ता हो जाता है। हमारी सोसाइटी में सोल को बहुत बुरी, आप यकीन करें, हिंदू सोसाइटी में भी सोल पे काम होता है, बुद्धिस्ट सोसाइटी में होता है, हर जगह जितने भी रिलीजियस कल्चर्स चल रहे हैं वहां पर खास सोल के लिए इंस्टीट्यूट बने हुए हैं कि आप रूहानी तौर पर मेडिटेशन करें। हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मैं इस चीज को ये समझती हूँ कि मैं अल्लाह ताला के बहुत नजदीक हूँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। जब हम अल्लाह ताला ने तो जो जंग होती थी आप सल्लम की, उसमें भी इजाजत नहीं दी थी चेहरे पर हाथ लगाने की। तो यहाँ तो लोग तो पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं और एहसास भी नहीं करते उसके बाद। और वही बात करने के बाद उनको कोई शर्मिंदगी का छोड़े, कुछ जरा भी फील नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है। वही आपकी कितनी आपकी दोस्तें हैं जिनको जो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में जिनको जो है चला दिया गया है या उनके ऊपर तेजाब फेंका गया है। मैंने जो काफी केसेस से मिली हूँ मैं, जैसे किसी के हस्बैंड ने मतलब कर दिया, या कोई मतलब वो छोटी सी थी तो वो चाय बना रही थी, दुपट्टे को आग लगी, वो जल गई, ठीक है। और एक जो है कंपनी में काम करती थी तो उसके ने रिश्ता मांगा, उसने मना कर दिया। तो उसने जब उसके फियोंसे ने जब उसको मना कर दिया तो बंदगी खत्म हो गई। उसके फियोंसे उसको फॉलो करता आया, उसको स्ट्रीट में पकड़ा, उसके बाद एसिड थ्रो कर दिया। एसिड तो आम हो गया है, कॉमन चीज हो गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड जो है ना वो बड़ा डेंजरस है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये। इस पे कभी किसी ने कुछ लॉ नहीं उठाया, कुछ उठाया नहीं किसके खिलाफ? कोई तो कानून बनाया हो, कोई कानून फिर मैं वही कहूंगी, कानून है इसके खिलाफ कोई क्या है, क्या मतलब क्या है कि ऐसे दुकान पे हर जी जगह हाँ, आप एक किसी को फिजिकली थोड़ा सा भी हर्ट करेंगे उसके लिए भी कानून मौजूद है। तो बात तो ऐसी खतरनाक चीजें मिलती क्यों है? इसके खिलाफ क्या? जी हाँ, ये पता चलता चले उस दुकान में है
तो अब मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिखा सकते हैं, ये बताएं। बिल्कुल, अगर आपके पास पूरे ठोस सबूत हैं कि उसके पास से एसिड लिया गया है और वो, तो आप, लेकिन लोग नहीं निकलते हैं, FIR नहीं लॉन्च करवाते हैं, उनके अंदर के खौफ जो है वो उन्हें नहीं आने देते बाहर। वो कहते हैं कौन कोर्टों से निपटेगा, पुलिस, फिर पुलिस का माशरा, पुलिस की एक अलग जो है माहौल है, वो लोग डरते हैं, वो लेकिन परेशानी जी है। हाँ, सिर्फ इस परेशानी से, जी हाँ, और मोहल्ले छोटे होते तो वहां पर दुश्मनियां, ये बिल्कुल, बहुत सी चीजें वो बहुत साल वो लेकिन ये दुश्मनियां कि चलती एक हैं। इंसान अगर इस पे स्टेप लेगा, उसके साथ में हमें 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन एक स्टेप लेने वाली बात है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे। पाकिस्तान की लाखों खवातीन हैं पुरएतमाद, क्योंकि वो जानती हैं सर्द और खुश्क मौसम में अपनी जिल्द की हिफाजत का राज। गोल्डन पर्ल मॉइस्चराइजिंग लोशन का वाइटनिंग फॉर्मूला, जो आपकी स्किन में फौरी जज्ब होकर जिल्द बनाए नरम और मुलायम बिना किसी चिपचिपाहट के। गोल्डन पर्ल, बी कॉन्फिडेंट। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब हम बात कर रहे हैं स्पेशली जो, क्योंकि अब एंडी की तरफ आ गया शो, तो हम थोड़ी इंकरेजमेंट पे बात करेंगे, थोड़ा खवातीन को लेसन देना चाहेंगे, उनको कोई मैसेज देना जरूर चाहेंगे। स्पेशली मैं स्टार्ट लूंगी पहले आपसे, मैं दूंगी कि आप बिल्कुल अगेन वही बात आपकी सुनेंगे लोग, और किस तरह से अपने ऊपर जो है इंसान भरोसा लेकर दो। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी खवातीन हैं और लड़कियां हैं, इस चीज को अपनी कमजोरी समझ रही हैं, इसको कमजोरी नहीं समझें। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि सच में आप एक दफा बाहर आए, आप खुल के एक दफा सांस लेंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि हम कितने अरसे से कोई चीज को गवा रहे थे। और आप ऐसी जिंदगी, मैं बता रही हूँ, जो आप जिंदगी गुजार रहे ना, उस जिंदगी से जिंदगी बहुत अच्छी है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहो, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर आप NGO से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुसरत मिर्जा बाजी, स्माइल अगेन, कहीं पर अगर कोई ऐसा केस हो, केस हो, बर्न है, विक्टिम कुछ भी हो, आप मुसरत मिर्जा बाजी से कांटेक्ट करें। डिप्लेक्स बहादुराबाद जो है वहां पर पॉलर से कांटेक्ट करें, और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी स्माइल वापस आएगी। स्माइल वंस अगेन, उनका NGO का नाम ही है स्माइल अगेन है। बिल्कुल सही बात है, प्लीज कांटेक्ट कीजिए। अच्छा जी, और रोजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अगर ये समझते हैं कि आप जो बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस जुर्म को करना बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप हद से ज्यादा तकलीफ को बर्दाश्त करके इस मुआशरे में एक ऐसी फैमिली प्रोवाइड करें जो मजीद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ मजीद तशद्दुद पैदा करे। तो इसलिए यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर ओन चिल्ड्रंस बेटरमेंट। जितने माँ बाप हैं उन सबको अपनी औलाद की नमाजों का और इबादतों का और उनके एक्ट्स का भी हिसाब देना पड़ता है। अगर आज हमारे बच्चे सिर्फ हमारी बर्दाश्त करने की वजह से, अनड्यू बेयरिंग की वजह से वो इस स्टेट पर पहुंचते हैं कि वो साइकोपैथ्स बन जाते हैं और वो इस तरह के एटीट्यूड को नॉर्मल समझते हैं और वो उस एटीट्यूड को मल्टीप्लाई करते जाते हैं टू द सोसाइटी, तो हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट एंड प्लीज वर्क ओवर योर सोल। खुदा के लिए अपनी रूह को मत भूलें, ये भी एग्जिस्ट करती है, इसकी भी बहुत अशद जरूरत है, इसकी इंप्रूवमेंट की, इसको खुराक देने की जरूरत है। और मैमुना से मैं कहूंगी कि डू गेट इन टच विद मी, आई ट्रेन हर टू बी अ प्रोफेशनल काउंसलर। खास तौर पे इसको जो है वो आई अप्रिशिएट, आई वांट टू टेक दिस इंशाल्लाह ताला, तो आई ट्रेन यू, तुमको ऐसी अच्छी काउंसलिंग की ट्रेनिंग दूंगी दैट यू विल बी एबल टू। बहुत कुछ सीखा वैसे। अच्छा, सही बात। मैं ये कहती हूँ कि मैं इधर बैठ कर भी बहुत कुछ सीखती हूँ। हमारे साथ जितने लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, इंसान सीखता है, इसीलिए शो किए जाते हैं। जिस तरह मीडिया का बड़ा रोल हम कहते हैं, हमसे भी किसी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एग्जैक्टली, हमें खवातीन को बताने की जरूरत है, हमें उन्हें सिखाने की जरूरत है। एक दफा रोजी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब हम जमीनी चीजों को, दुनियावी चीजों को, मट्टी को पसंद करने लगते हैं, उससे चाहत बढ़ा लेते हैं, तो हम मट्टी के ही हो जाते हैं, हम पस्त होते चले जाते हैं। जब इंसान जो है रूहानियत को पसंद करता है, जब वो मोहब्बत को पसंद करता है, प्यार को पसंद करता है, तो उसके बाद फिर ये कि इंसान रूहानी तरफ जाएगा, ऊंचाई की तरफ जाएगा। वही पस्ती की तरफ जाने के लिए वो बड़ी अच्छी चीज है कि शौहर से बहुत मोहब्बत है तो वो अपनी चीज को, अपने हकूक को भूल जाती है। तो बहुत सारी चीजें आती है जहां पर अप्लाई करना जरूरी। रुबीना, आप कोई मैसेज दें, स्पेशली कानून के हवाले से, सख्ती से जरा, स्पेशली खवातीन के लिए मैं कहूंगी कि एम्पावरमेंट
बहुत जरूरी है। अपनी सलाहियतों को उजागर करें, अपने आप के अंदर जो भी सलाहियतें हैं उसे बुरुएकार लाएं, तो आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगी, फिर इस माशरे का एक बराबर लेवल का हिस्सा बनेंगी, और फिर वायलेंस जो है उसे रोकने में आप पूरा किरदार अदा करेंगी। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप ये समझेगी कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं और हमें भी साथ लेके चलना है। आप माँ हैं, आप बेटी हैं, बहन है, जिस भी रूप में है, आपने अपने किरदार को प्रॉपर निभाना है। और अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है या कुछ है तो उसमें हिचकिचाए नहीं, आप अच्छी माशरे के मेंबर होने का सबूत दें। आप मीडिया से हेल्प लें, आप लॉयर्स के पास जाएं, डॉक्टर्स हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, आप उनसे मदद लें और अपने ही कम्युनिटी में और लोगों को मदद दें, ताकि कम्युनिटी टू कम्युनिटी लोगों तक मैसेज कन्वे होता रहे और अपनी सलाहियतों को उजागर करें, तो इंशाल्लाह हम इस चीज पे बहुत जल्द काबू पाएंगे। अच्छा, एक और चीज जो आप ही से सवाल है कि अगर कोई खातून आपके पास आती है और कोई अपना केस लेकर आती है, तो उनको किस लिहाज से, मतलब ये कि वो सिक्योरिटी मिल सकती है कि अगर वो वापस अपने घर जा रही है और उनके हस्बैंड को पता चलता है तो वो उन पे तशद्दुद नहीं करे? देखिए, जब कोई भी खातून आती है और उनका केस हम कोर्ट में फाइल करते हैं तो तहफ्फुज शुरू हो जाता है वहीं से। अच्छा। बिकॉज अदर साइड पे जब नोटिस जाता है या सम्मन जाता है तो उन्हें इस बात का जो है वो पता चल जाता है कि जो खातून है अब वो कोर्ट चली गई है, अब जो फैसला होगा वो कोर्ट करेगी। लिहाजा ना तो वो कोई तशद्दुद कर सकते हैं, ना वो कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि फिर अगर कोई वो गलत स्टेप लेते हैं तो फिर कोर्ट उसको देखेगी। लिहाजा वो समझ लें कि अपने आप को महफूज महसूस करे जब वो कानून के दायरे में आ जाएगी। अच्छा, और दूसरी चीज जहाँ पर जो है खवातीन को जो सप्रेस किया जाता है, जो अक्सर औकात वो उनको जो है सिर्फ एक घर का मुलाजिम बना दिया जाता है, उनके हकूक उनको नहीं दिए जाते, तो हकूक हासिल करने के लिए भी कोई लॉ है? बिल्कुल, वुमेन्स राइट्स मौजूद हैं हमारे पास, और मैं समझती हूँ मेजॉरिटी खवातीन जो हैं वो इस बात को समझती हैं, क्योंकि हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमें बराबर के हकूक दिए हैं, हमारी विरासत में हिस्सा दिया है, हमें इस बात का हक दिया है कि हम अपनी चीजों को अपनी मर्जी से, अपने आप को अपनी मर्जी से चलाएं। तो बात यह है कि उन्होंने उसको खुद ही, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अपने माइंड सेट किए होते हैं, क्योंकि वो अपनी माओं को देखती हैं, फिर माएं आगे बच्चों को जो दे रही हैं, फिर बच्चियां समझती हैं शायद यही जिंदगी है, इसी तरह पिटते हैं, इसी तरह शौहर से गाली गलौज भी होती है। तो बात यह है कि हर चीज मौजूद है हमारे पास, बात यह है कि उसे अपने अंदर से खौफ को निकालें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। दीन भी है और कानून भी मौजूद है, और एक अच्छा माशरा बनाने के लिए एक औरत जो है वो बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपके अपने बच्चे बिगड़ जाएं आपकी ये हालत देखकर। तो अपने बच्चों को ऐसा ना हो कि आपकी बेटी जो आपकी तरह पस्त होती चली जाए और बेटा जो है वो उसी तरह वायलेंस करने लगे। तो इससे पहले कि ये सब होए, आपने खुद ब खुद इस चीज को कंट्रोल करना है, और औरत का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच रोजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक्स देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस चीज का मौका दिया। थैंक्स आपका कि आप शो में आए और इतनी हिम्मत है कि आके सबके सामने बात की। थैंक यू सो मच मोमिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेमुना, और साथ ही आपका भी रुबीना जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में आए और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। और नाजरीन, वही वाली चीज है कि सिर्फ हमारी यहाँ पे बातें करने से नहीं होगा, कुछ आपको जो आज इन्फॉर्मेशन दी है उसको आपने खुद भी अप्लाई करना है अगर इस चीज का शिकार है। और अगर आप देख रहे हैं कि नेबर में आपकी दोस्त जिसको कोई तकलीफ हो रही है, कोई वायलेंस का शिकार हो रही है, तो काउंसलिंग की तरफ भी लेकर जाएं उनको और लॉ की तरफ भी लेकर जाएं। कानून हम कहते हैं कमजोर है, कानून उस वक्त मजबूत होगा जिस वक्त आप खुद मजबूत बनाएंगे। इसके साथ ही आपसे मंडे को फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.